नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में सेक्शन नंबर 7 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट तक हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे उसके रिलेटेड तो मैं बीच बीच में भी उन पॉइंट्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और दोस्तों मैं आपके 30 सेकंड लूंगा और ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सचमुच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना चाहते हैं और जब आप पढ़ेंगे तो आप ये नोट कर लीजिए कि इससे इंटरेस्टिंग सेक्शन पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको नहीं मिलेगी। और इतना सब कुछ यहां से आप सीखेंगे कि आपका कानून पढ़ने का, लॉ को पढ़ने का जो आपका व्यू है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप पढ़ते रहे तो पता नहीं कितना पढ़ जाएंगे। ये बात करती है कॉन्स्पिरेसी के बारे में, षड्यंत्र के बारे में, कि षड्यंत्र के लिए कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे। बात तो बहुत छोटी है लेकिन इतनी बातें लिखी गई हैं इसके अंदर। आप देखिए, एक सेंटेंस है पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, और इतना लंबा सेंटेंस तो आपको इसको समझने में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। तो हेडिंग देखिए। अच्छा, अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो ये सेक्शन नंबर 10 हुआ करती थी। देखिए हेडिंग क्या कहता है। हेडिंग कहता है थिंग्स सेड डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। देखिए कुछ शब्द यहां पर आपको यूज हुए मिलेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंगली आप पाएंगे कि इनमें से कुछ वर्ड्स अंदर नहीं मिलेंगे आपको। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों, और बड़े आराम से पढ़ेंगे और हिंदी में भी बात करेंगे। हम पीडीएफ हमारे पास केवल इंग्लिश की है, बात हम हिंदी में भी करेंगे। Where there is reasonable grounds to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong। यहां तक बहुत सारी बातें कह दी गई हैं। सबसे पहली बात कि ये सेक्शन पिक्चर में कब आएगी, ये सेक्शन अप्लाई कब होगी, क्योंकि अभी तक देखिए यहां पर आपको ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो फैक्ट कौन से हैं जिनको हमें चेक करना है कि वो रिलेवेंट हैं। अभी तक नहीं बताया गया। यहां तक इस सेंटेंस में जो लिखा गया है वो केवल इतना बताया गया कि यहां के आगे हम जो भी बातें बोलेंगे, जिन फैक्ट्स को रिलेवेंट बताएंगे, उनको रिलेवेंट बनाने के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है? Where there is a reasonable ground to believe। पहली बात कि किसी बात को विश्वास करने का एक युक्ति युक्त आधार होना चाहिए। किस बात के विश्वास करने का? That two or more persons have conspired। दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी की है, षड्यंत्र रचा है। ऐसा विश्वास करने के लिए युक्ति युक्त पहले आधार होना चाहिए। देन इसके आगे जो कुछ बातें अब कही जाएंगी, देन ही आप उनको रिलेवेंट बना सकते हैं। अर्थात कि कॉन्स्पिरेसी के लिए जिन बातों को आप कह रहे हैं कि इनको आप रिलेवेंट मान लेना, उससे पहले ही आपको कोई ना कोई एविडेंस देनी है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। बड़ी अजीब सी बात कि हमें कॉन्स्पिरेसी के लिए एविडेंस देनी है। उसके लिए अभी आगे बताएंगे कि क्या क्या फैक्ट रिलेवेंट हो सकते हैं, बट पहले ही कंडीशन लगा दी, कंडीशन प्रीसिडेंट, कि पहले आप प्रूव कर देना कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। तो अर्थात दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। रीजनेबल ग्राउंड्स इस बात के देने के लिए अब यहां से आगे जो बातें बताई जा रही हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगी। इनसे हटकर कोई और बात आपको बतानी पड़ेगी
कि ये दिखाने के लिए कि युक्त आधार है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, ऐसा विश्वास करने के लिए कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी। इसको मैं दूसरी भाषा में और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का आरोप है, षड्यंत्र रचने का आरोप है, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है। अब उस व्यक्ति के अगेंस्ट कौन कौन से फैक्ट कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करने के लिए दिए जा सकते हैं, उससे पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि भैया कॉन्स्पिरेसी थी भी या नहीं थी। पहले यह प्रूव करना पड़ेगा कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी भी या नहीं थी। अगर आप ये रीजनेबल ग्राउंड नहीं दे पाए कि 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी टू कमिट एन ऑफेंस, कोई ना कोई अपराध करने के लिए कॉन्स्पिरेसी ऑलरेडी थी, या फिर कोई एक्शनेबल रॉन्ग जो टॉर्टियस एक्ट होते हैं उनको करने की भी कॉन्स्पिरेसी पहले से होनी चाहिए, और इस बात के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स रिकॉर्ड पर होने चाहिए। ये हुई कंडीशन प्रेसिडेंट। जब ये बात पूरी हो जाएगी, इसके बारे में अलग से बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए सेक्शन बहुत, मैं कहता हूं इस पर अगर आप 10 लेक्चर करना चाहें आधे आधे घंटे के, तो 10 भी लेक्चर हो जाएंगे, इतनी बड़ी सेक्शन है। तो पहली बात इतना समझ लीजिए, इसके इंग्रेडिएंट भी लिखकर बताऊंगा मैं आपको अलग से कि इंग्रेडिएंट क्या होंगे, हालांकि अभी आप समझ जाओगे सारी बातें। जब ऐसा प्रूव हो जाएगा, प्राइमा फेसाई ये रिकॉर्ड पर आ जाएगा कि हाँ 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी, और जब ऐसा प्रूव हो जाएगा तो अब ये सेक्शन कहती है एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन, कुछ भी कहा गया, कुछ भी किया गया, कुछ भी लिखा गया, केवल और केवल 3 फैक्ट रेलेवेंट होंगे यहां पर। कुछ भी कहा गया, कुछ भी किया गया और कुछ भी लिखा गया, यही 3 टाइप के फैक्ट आप नोट कर लेना। इनमें से कुछ भी है तो वो क्या हो सकता है, रेलेवेंट हो सकता है। लेकिन ये 3 बातें किसने कही, किसने लिखी, किसने की, तो लिखा है बाय एनी ऑफ सच पर्सन्स। सच पर्सन्स कौन, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिनके बीच में बताया जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थी। अब ये मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम कितने हैं कोई लिमिट नहीं है। इनमें से अगर किसी ने भी, किसी एक ने भी कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, वो रिलेवेंट होगा और सबके अगेंस्ट रिलेवेंट होगा, जितने भी लोगों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का आरोप है। लेकिन किस तरीके से कहा हो, किस तरीके से लिखा हो, किस तरीके से किया हो, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जो सामान्य आशय है सभी लोगों का, इस कॉन्स्पिरेसी का जो सामान्य आशय है, इसके संदर्भ में कुछ किया हो, इसके संदर्भ में कुछ कहा हो, इसके संदर्भ में कुछ लिखा हो और किसी एक ने भी लिखा हो, तो वो रेलेवेंट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कब लिखा हो, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम, या आप इसको अंडरलाइन कर लेना। कब कहा, कब किया, कब लिखा। उन्होंने कहा कि ऐसे टाइम के बाद, आफ्टर द टाइम, ऐसे टाइम के बाद, व्हेन सच इंटेंशन, व्हाट इज दिस सच इंटेंशन, जब सच इंटेंशन, सच एक्ट, सच ऑफेंस इस तरीके से आपको कहीं लिखा मिलेगा, तो इट मींस इस ऑफेंस, इस इंटेंशन, इस एक्ट के बारे में पहले बात हो चुकी है। तो यहां कौन सी इंटेंशन के बारे में पहले बात हो चुकी है, कॉमन इंटेंशन। तो यहां सच इंटेंशन को आप किससे कनेक्ट करेंगे, कॉमन इंटेंशन, अर्थात कि ऐसे टाइम के बाद जब ये कॉमन इंटेंशन, उनमें से किसी भी एक पर्सन ने, वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपने मन में धारण करी थी। अरे भैया बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कहां कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब जब
अभी बताऊंगा। और कहां कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है, कॉन्स्पिरेसी ले लो, कॉमन इंटेंशन ले लो, एटलीस्ट 2 व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये लाइन देखिए क्या कह रही है, ये कह रही है आफ्टर दैट टाइम when such common intention was first entertained by any one of them, उनमें से जितने भी कॉन्स्पिरेसी में हैं, उनमें से किसी भी एक ने सबसे पहले जब उसके मन में ये कॉमन इंटेंशन आई। यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कॉमन इंटेंशन किसी के मन में आने के लिए कॉमन तो हो, और कॉमन जब होगी जब एटलीस्ट 2 लोग आपस में माइंड मीटिंग कर लेंगे। लेकिन भैया सेक्शन बड़े ब्यूटीफुली कह रही है, इसका क्या मतलब होगा इसको मैं अलग से बिल्कुल एक एक इंग्रेडिएंट के लिए एक अलग सेक्शन बनेगी दोस्तों। तो इसलिए आप पेशेंटली, आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तब जाके आपकी कॉन्स्पिरेसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब कहा कि ऐसा जो कुछ कहा गया, जो कुछ किया गया, जो कुछ लिखा गया, और इस तरीके से इस टाइम पर और इस व्यक्ति द्वारा, तो ये सब रेलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सब रेलेवेंट फैक्ट होंगे। लेकिन अभी सेक्शन पूरी नहीं हुई, किस बात के लिए रेलेवेंट होंगे, अब यहां से आगे का पोर्शन ये बता। रेलेवेंट तो हो गए, लेकिन कितनी बात को प्रूव करने के लिए रेलेवेंट होंगे भैया? तो नंबर 1 बात, एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन्स बिलीव्ड टू बी सो कंस्पायर्ड। जिस तरीके से सच मीनिंग निकालता है, उसी तरीके से सो भी यहां पर मीनिंग निकाल रहा है। उन्होंने कहा कि हर उस व्यक्ति के अगेंस्ट रेलेवेंट होंगे जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ऐसा बिलीव किया जा रहा है कि इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी। उनमें से हर व्यक्ति के अगेंस्ट ये रेलेवेंट होंगे, चाहे लिखा एक ने, चाहे बोला एक ने, चाहे किया एक ने, लेकिन रेलेवेंट सबके लिए। नंबर 1 बात, इस पर्पज के लिए रेलेवेंट होंगे। नंबर 2 बात, एज वेल, इसके लिए तो होंगे होंगे, साथ में साथ के साथ, फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए यहां पर फिर से एक और खेल, किस बात के लिए, दूसरा पॉइंट, किस बात के लिए ये रेलेवेंट होंगे? ये प्रूव करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, ये प्रूव करने के लिए कि वो जो कॉन्स्पिरेसी है जिसको हमने बिलीव किया था थोड़े से ही एविडेंस से, प्राइमा फेसाई एविडेंस से, जिसके लिए हमने कहा था कि अब हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड है कि हां कॉन्स्पिरेसी रही होगी, वहां रीजनेबल ग्राउंड थे प्राइमा फेसाई प्रूव करने के लिए, प्राइमा फेसाई बिलीव करने के लिए। बट ये जो फैक्ट है, कुछ भी कहा गया, कुछ भी किया गया, कुछ भी लिखा गया, किन किन हालात में, किस किस के द्वारा, ये सब प्रूव कर देंगे कि हां कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, कॉन्स्पिरेसी अस्तित्व में थी। तो भैया यहां पर कौन सी कॉन्स्पिरेसी को ये प्रूव कर रहे हैं फैक्ट, जबकि ऑलरेडी प्राइमा फेसाई यहीं पे प्रूव हो चुकी थी। ये सेक्शन तो तभी पिक्चर में आई है। तो ध्यान देना, यहां पर कहीं भी प्रूव वर्ड नहीं लिखा है, यहां पर केवल बिलीव करना है, विश्वास करना है, और वो भी रीजनेबल ग्राउंड से। और ध्यान देना, केवल लिखा है देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड, अ रीजनेबल ग्राउंड, सिंगुलर वर्ड है, रीजनेबल ग्राउंड, अर्थात यहां वाली कंडीशन को पूरा करने के लिए अगर एक बात भी मिल गई, अगर एक ग्राउंड भी मिल गया, तो भी विश्वास कर लिया जाएगा कि हां कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी। और फिर आगे ये वाले जो एनीथिंग सेड, डन और रिटन, ये सब रेलेवेंट हो जाएंगे। पहली बात एक दूसरे के अगेंस्ट, दूसरी बात कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी,
ये प्रूव करने के लिए, विश्वास नहीं, अब तो प्रूव हो रहा है भैया। और तीसरी बात, एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग, अब प्रूव नहीं है, अब केवल शो करना है। एज फॉर द पर्पज ऑफ, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूं, मिटा देता हूं सारा, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको देखने में। तीसरी बात, एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी सच पर्सन वाज अ पार्टी टू इट, अर्थात ये तीसरी बात दिखाने के लिए कि कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है वो व्यक्ति ऐसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था, ये बात शो करने के लिए। तो एक बात, एक जगह कॉन्स्पिरेसी को बिलीव किया जा रहा है, एक जगह कॉन्स्पिरेसी को प्रूव किया जा रहा है, और तीसरी जगह कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है कोई व्यक्ति, ऐसा शो किया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, हालांकि देखिए इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट इसके दिखाना चाहता हूं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, एटलीस्ट आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए किस तरीके से आप समझेंगे इंग्रेडिएंट को, तो क्वेश्चन रख रख के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 BSA करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट। कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन को समझा दूं पहले मैं, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो सोच लो आंसर भी नहीं आएगा, इतनी टेक्निकल सेक्शन है ये। यहां मैं बात कर रहा हूं कि रेलेवेंट क्या है, सुसंगत क्या होगा, केवल 3 बात पहले ही बता दी थी मैंने। जब जब सुसंगति की बात पूछी जाएगी तो केवल 3 बात, कौन कौन सी, एनीथिंग सेड, कुछ भी कहा हो, एनीथिंग डन, कुछ भी किया हो, एनीथिंग रिटन, कुछ भी लिखा हो। दूसरी बात, हु डिड दीज थिंग्स, किसने की हैं ये बातें, किसने कहा, किसने किया, किसने लिखा। तो आंसर देखिए, एनी वन ऑफ सच पर्सन्स, ऐसे व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा। अब ऐसे व्यक्ति कौन से, ऐसे व्यक्ति का क्या मतलब है, सच पर्सन्स का मतलब जिन पर्सन्स की बात हम पहले कर चुके हैं, और वो पर्सन्स जो कॉन्स्पिरेसी में हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स conspired together to commit an offense, या फिर to commit an actionable wrong। भैया यहां पर सच पर्सन्स में ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जिन्होंने किसी अपराध को करने का या अनुयोज्य दोष को करने का षड्यंत्र किया है, ऐसे व्यक्तियों में से किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, वो है रेलेवेंट। अब आती है इसके अंदर एक कंडीशन प्रेसिडेंट है जो इस सेक्शन को या इन बातों को रेलेवेंट बनाएगी। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये बातें रेलेवेंट नहीं होंगी। तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब कि इन बातों को रेलेवेंट बनाने से पहले की शर्त क्या है, वो शर्त ये है, देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव सच कॉन्स्पिरेसीज एग्जिस्टेंस। एक युक्त आधार हो कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी जिसमें हम किसी को शामिल बता रहे हैं, किसी के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी में ये था, वो कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में थी, अस्तित्व में थी, ऐसा षड्यंत्र। इस बात के लिए रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, ऐसा विश्वास करने के लिए युक्त आधार पहले ही होना चाहिए। एग्जाम्पल से आपको कोशिश करता हूं कि आप शायद समझ जाएंगे। देखिए शुरुआत में केवल 2 लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक व्यक्ति है ए एंड एक है बी। इन दोनों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने सी के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की थी और सी का फिर मर्डर भी कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, अगर ये प्रूव करना है कि ए ने जो कहा वो बी के अगेंस्ट प्रूव करना, जो बी ने किया वो ए के अगेंस्ट प्रूव करना, क्योंकि इनको कॉन्स्पिरेसी के आधार पर सजा देना चाहते हैं। तो पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी थी भी, नॉट प्रूव करना पड़ेगा, बट ऐसा विश्वास दिलाने के लिए, जज साहब को ऐसा विश्वास दिलाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ ना कुछ तो प्रोसिक्यूशन को, पुलिस को देना पड़ेगा। तो अब मान लो एक विटनेस लेकर आती है पुलिस, और वो विटनेस ये कहता है कि इस एक्स प्लेस पर सी का मर्डर हुआ है, सपोज 3 बजे शाम। तो वो विटनेस कहता है कि इस प्लेस से 100 मीटर की डिस्टेंस पर मैंने 2:45 पर ए और बी को इकट्ठा देखा था और दोनों कुछ आपस में बात कर रहे थे।
तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड हो जाएगा ये विश्वास कराने के लिए कि हां दोनों के बीच में कॉन्स्पिरेसी रही होगी। और अगर ये एविडेंस कुछ भी नहीं लेकर आ पाते हैं तो फिर ए ने कुछ भी कहा, बी ने कुछ भी कहा, वो एक दूसरे के अगेंस्ट रेलेवेंट नहीं होगा, फिर वो कॉन्स्पिरेसी के लिए फैक्ट एविडेंस नहीं होंगी। तो ये समझने की बात थी। तो एक इस तरीके से प्राइमा फेसाई इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की कि हाँ कि इनके बीच में कॉन्स्पिरेसी रही होगी। ये है कंडीशन प्रेसिडेंट, पहले प्रूव करना पड़ेगा ये, देन फिर आप इसके बारे में आगे एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट बात, सच थिंग्स वर सेड, डन और रिटन विद रेफरेंस टू व्हाट। देखिए जब कॉन्स्पिरेसी हुई उसके बाद से एक्यूज ने पता नहीं क्या क्या कहा है, पता नहीं क्या क्या किया है, क्या वो सब कुछ रेलेवेंट हो जाएगा? नहीं, केवल उतनी बातें रेलेवेंट होंगी जो कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कही गई, जो सामान्य आशय के संदर्भ में कही गई, सामान्य आशय के संदर्भ में की गई, सामान्य आशय के संदर्भ में लिखी गई, वही केवल रेलेवेंट होगा कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो अब इसके लिए थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो देखिए सेक्शन 61 बीएसए, सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता, नॉट बीएसए, एंड 120 कैपिटल ए आईपीसी, यहां पर कॉन्स्पिरेसी की षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है और ये लिखा गया है when two or more persons agree, ध्यान देना, two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act। अगर कोई एक अवैध कार्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, तो वो षड्यंत्र कहलाएगा। देखिए यहां पर कॉन्स्पिरेसी के लिए चाहिए क्या? एटलीस्ट 2 पर्सन, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट इज 2, नो मैक्सिमम लिमिट, नो अपर लिमिट, अर्थात 2 व्यक्ति एटलीस्ट चाहिए और दोनों व्यक्ति एग्री हुए किसी बात पर। जिस बात पर एग्री हुए वो बात अगर इलीगल एक्ट है तो भैया वो कॉन्स्पिरेसी हो गई। तो यहां पर मैं कहता हूं, देखिए एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि ए मारना चाहता है एक्स को और उसके बच्चे को, बी मारना चाहता है केवल और केवल एक्स को, उसके बच्चे को नहीं मारना चाहता, लेकिन दोनों लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं। दोनों लोगों की एग्रीमेंट किस बात पर होता है? ठीक है, दोनों कहते हैं ठीक है केवल और केवल एक्स को मारेंगे, क्योंकि कॉमन इंटेंशन किस बात की है अभी इनकी? केवल एक्स को मारने की, एक्स के बेटे को मारने की इंटेंशन केवल एक ही है, वो कॉमन नहीं है। तो यहां पर कॉन्स्पिरेसी हुई है एक्स को मारने की। अगर मान लो फिर भी ए को बीच में कहीं मौका लग गया, उसने एक्स के सन को भी मार दिया, तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा? कॉमन इंटेंशन का पार्ट होगा क्या? जो इसने एक्ट किया ए ने, क्या इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन है वो? नहीं। तो इसलिए समझने वाली बात है कि कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, बट इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन वो जो कॉन्स्पिरेसी में इन्होंने एग्री किया है। अब इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन से एक क्वेश्चन और मैं अभी पूछ के छोड़ देता हूं, आप लोग अपना माइंड अप्लाई करते रहिए कि ए और बी की इंटेंशन थी एक्स को मारने की, दोनों ने शेयर की, एग्री किया, दोनों ने, कॉन्स्पिरेसी हो गई, और 2 दिन बाद एक्स को उन्होंने मार भी दिया। अब इस एक्स को मारने के बाद ए जाता है सी के पास, अपने दोस्त के पास, और कहता है कि भाई हमने एक पर्टिकुलर पी कोई जगह है, सपोज मेरठ से कहता है कि मैंने कट्टा खरीदा था, पिस्टल खरीदी थी, और कहता है कि मैंने अलीगढ़ से मैंने कारतूस खरीदे थे, कार्ट्रिज खरीदे थे, और भाई मेरी दुश्मनी थी एक्स से, मैंने एक्स को मार दिया। तो यहां क्या किया है? ए बता रहा है, ए बता रहा है कि उसने क्या किया। तो यहां पर ए ने जो बोला, ए ने जो बोला है, क्या वो रेलेवेंट होगा? अगर आप ध्यान रखेंगे कि कुछ भी बोला गया इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, और कॉमन इंटेंशन अगर एक बार क्लोज टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, तो अब जो कह रहा है क्या वो कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कह रहा है? अब तो कॉमन इंटेंशन है ही नहीं कुछ भी, कॉमन इंटेंशन तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। तो अब जो ये बातें कही गई, क्या इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन है? अगर हैं तो सेक्शन 10 में रेलेवेंट हो सकती है, और अगर इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन है ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो टर्मिनेट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है,
तो ये वाली बातें सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं होंगी। आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, कोई आपको कंफ्यूज करने लगे कि भाई ए ने जो कुछ भी कहा है वो तो सब यहां सेक्शन 10 में रिलेवेंट होगा। नहीं, केवल इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना भी जरूरी है कि भैया वो कहे किस लिए रहा, इन रेफरेंस टू द कॉमन इंटेंशन कह रहा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन आता है व्हेन सेड, व्हेन डिड, व्हेन रिटन। कब कहा, कब किया, कब लिखा। भैया ये पूरा का पूरा महाभारत है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी। बट आप एक बात जरूर समझ लीजिए कि आफ्टर द टाइम, आफ्टर द टाइम मतलब उस समय के बाद जब इस कॉमन इंटेंशन को इन सारे लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति ने सबसे पहले अपने माइंड में सोचा था, उसके बाद से लेकर जब तक ये कॉन्स्पिरेसी टर्मिनेट हुई तब तक, मान लो कि ये 31 दिसंबर 2025 को ऐसा इन्हें सोचा कि मुझे एक्स को मारना है, और ऐसा कुछ उसने बोल दिया सपोज सी को 31 दिसंबर को। अब ये नए साल पर 1 जनवरी 2026 को जाता है बी के पास और कहता है भाई मैं एक्स को मारना चाहता हूं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो कहता है मुझे क्या फायदा होगा, अर्थात 1 जनवरी 2026 तक अभी तक इन दोनों के बीच में कॉमन इंटेंशन नहीं थी, एग्रीमेंट नहीं था, कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। उससे पहले ही ये सी को कह चुका है अपनी इंटेंशन के बारे में। इट मीन सी यहां पर एक गवाह है कि 31 दिसंबर 2025 को ए के माइंड में आया था एक्स को मारने के लिए। अब जैसे ही ए ने कहा कि यस मैं तुझको 1 लाख रुपए दूंगा, मेरी हेल्प करेगा, तो अब बी कहता है कि यस आई एम रेडी टू किल एक्स विद यू। अब यहां पर कॉमन इंटेंशन डिजाइन हो गई। अब यहां पर जो कॉमन इंटेंशन हो गई है, अब इसके बारे में अगर ये कॉमन इंटेंशन नहीं हुई थी, बी छोड़ देता कि नहीं नहीं मैं नहीं तुम्हें पार्टिसिपेट करूंगा, तो ए अकेला ही अगर मारता है तो यहां पर फिर जो सी को उसने बोला था वो सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बी कॉन्स्पिरेसी में आ गया, इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो इस एग्रीमेंट से पहले जो सी को बोला था 31 दिसंबर को, ये रेलेवेंट हो जाएगा। ये बात कहती है ये वाली लाइन, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और आगे की वो 3 बातें कि रेलेवेंट तो हो गई, किस किस बात के लिए रेलेवेंट होंगी। नंबर 1 बात कि सभी के अगेंस्ट पढ़ी जाएगी एक ही कही हुई बात। नंबर 2 कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी, ये प्रूव करेंगे ये फैक्ट। तीसरी बात ये शो करने के लिए कि हर एक व्यक्ति ऐसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। ये हैं इंग्रेडिएंट्स, मूल तत्व सेक्शन 10 के। तो बात तो इसमें बहुत छोटी सी है, कुछ भी कहा, कुछ भी किया, कुछ भी लिखा, बस बात खत्म। ये ही रेलेवेंट है। अगर इतना सा ही पढ़ा ना तो कंफ्यूज ही रह जाओगे। इसलिए पहले तो जो आज मैंने समझाया इसको आप नोट कर लेना, इस पर माइंड अप्लाई करना अलग अलग तरीके से, और फिर हर एक इंग्रेडिएंट को लेकर इलस्ट्रेशन के साथ, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ, केस लॉ के साथ मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी ही डिटेल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।